हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीयू इंटरव्यू 2024 के बारे में। मैं जो है राजस्थान का निवासी हूँ। मेरा नाम विशाल खंडेलवाल है और करंटली मैं पंजाब नेशनल बैंक में एज ए हेड कैशियर काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो इंटरव्यू रहा था वो घूमर होटल में जोधपुर में रहा था। राजस्थान से मैंने जो है अप्लाई किया था। जैसा ही मैंने अपना पहले वीडियो में बताया कि मैंने जो मेंस में है 26 मार्क्स अबव स्कोर किया है कट ऑफ से। तो आज हम जानेंगे कि इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और हम 1 जनवरी को जो रिजल्ट आने वाला है उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज जो है 26 दिसंबर हो चुका है और 5 दिन बाद जो है रिजल्ट आने वाला है। थोड़ा सा नर्वसनेस है बट एक्साइटेड भी हूँ एट द सेम टाइम। तो हमारा जो पैनल था वो पैनल थर्ड था। हम एक ही जगह से 3 दोस्त गए थे और 2 का पैनल थर्ड था और 1 का पैनल सेकंड था। टोटल हमारे जो इंटरव्यू था उस दिन 6 पैनल थे और उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अलग अलग थे। लगभग 100 से 110 कैंडिडेट का हमारा इंटरव्यू था और हर पैनल में लगभग 15 से 20 या 22-25 लोग तक भी थे। मेरा पैनल जो है वो 3 था। हमें जो है सबसे पहले 8 बजे एंट्री दी गई थी। 8 बजे हम चले गए थे, हमारा टाइम था 8:30 का और 8 बजे हम चले गए थे तो उन्होंने अंदर बुला लिया था। उसके बाद में हमें पैनल वाइज लाइन में खड़ा कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने हमारा जो एडमिट कार्ड था इंटरव्यू का वो मार्कशीट 10th की और आधार कार्ड हमें दिखाने के लिए कहा था, क्योंकि वो नाम मैच कर रहे थे कि कहीं नाम में मिसमैच तो नहीं है। तो वहाँ पर एक इंसिडेंट ये हुआ था कि कुछ लोग जो है पीवीसी कार्ड लेकर आए थे आधार कार्ड में। मतलब आधार कार्ड जो है वो पीवीसी में था, कागज़ फॉर्म में नहीं था। तो वो बोल रहे थे कि ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें जो है वो लेबल होना चाहिए एक थोड़ा सा जो चमका हुआ पार्ट होता है, जैसे हमारे कार्ड्स डेबिट कार्ड वगैरह में होता है चिप टाइप का, वो होना चाहिए तो ही पीवीसी कार्ड वैलिड है, वरना आप सादा कार्ड में उसे लेके आइए। तो मेरे कोई मिस्टेक नहीं थी। तो वहाँ पर उन्होंने चेक करने के बाद में सबको नंबर असाइन कर दिए थे कि किसका उस पैनल में कौन सा नंबर है। तो मेरा जो है वो 4th नंबर था। उसके बाद हमें अंदर बिठाया गया था। वहाँ पर चाय और बिस्किट की व्यवस्था थी। चाय मैं पीता नहीं था तो मैंने लिया नहीं और कुछ फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड नहीं की थी। तो 10 मिनट बाद ही जो है मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर आ गया था। इस बार जो है सारे डॉक्यूमेंट उनके पास थे तो उन्होंने कुछ भी जमा नहीं किए थे। बस उन्होंने जो हमारा एडमिट कार्ड था वो चेक किया था और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में एक बार देखे थे और मेरा जो है सब ओके था। तो 10 मिनट में ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। उसके बाद मुझे जो जहाँ पर इंटरव्यू हो रहे थे उसके बाहर बिठाया गया था, वेट करने के लिए कहा गया था और 15 मिनट बाद ही मेरा इंटरव्यू के लिए नंबर आ गया था। तो जब मैं अंदर गया तो एक होटल के रूम में काफ़ी अंदर जाके वो थे, तो मैं मतलब मुझे बाहर से कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने मैं आई कम इन बोला नहीं था, क्योंकि कोई दिख ही नहीं रहा था तो किससे पूछूं। तो मैं डायरेक्ट चला गया था। वहाँ जाके मैंने देखा कि टोटल 6 या 7 पैनलिस्ट थे, जिसमें 5 या 6 जो है जेंट्स थे और 1 जो थी वो फीमेल थी। तो मैंने 1 बाय 1 सबको ग्रेड किया। अब 1 बाय 1 का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको सातों को ग्रेड करना है। आप एक बार लेफ़्ट साइड में देखिए, ग्रेड कीजिए, मिडिल में देखिए, ग्रेड कीजिए और एक मैम है तो उन्हें अलग से ग्रेड कीजिए। इतना काफ़ी होता है। फिर मैं थोड़ा पता नहीं क्या हो गया था कि मैं पूछना भूल गया उनसे कि मैं आई सीट, तो मैं डायरेक्ट ही बैठ गया था, उनसे पूछना भूल गया था। कोई बात नहीं, ऐसा चल जाता है कभी-कभी, छोटी-मोटी मिस्टेक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, पर ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज़ की बात थी कि उन्होंने डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया। इवन मेरा नाम और एड्रेस भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, डायरेक्ट उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछ लिया। और वो पहला क्वेश्चन जो उनका था वो था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने सुन रखा था, जो अपने मनी ऑर्डर वगैरह, चेक वगैरह होते हैं, लेकिन एक्ट के बारे में ना मैंने पहले कभी सुना था और ना ही पढ़ा था। तो मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं हुआ था, तो मैंने सीधा सा बोल दिया, सर मेरे को इस बारे में पता नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि किस एक्ट के बारे में आपको पता है? तो मैंने बोला कि मेरे को सरफासी एक्ट के बारे में पता है। अब सरफासी एक्ट के बारे में पता था तो मैं सडनली समझ नहीं पा रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ, तो मैंने बोलना चालू कर दिया कि इसमें जो है वो 80% यदि अपना जो चुका देते हैं तो 20% के जो हैं वो इसमें नहीं आता है। 1 लाख से कम यदि लोन है तो वो इसमें नहीं आता है। और ऐसे 1-2 टर्म और थे इसमें, मैं बता चुका था। फिर मुझे सडनली धीरे-धीरे पूरा याद आने लगा था तो मैं पूरा करके डिस्क्राइब कर दिया था। फिर यहाँ पे मेरे से एक क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि यदि कोई किसी के ऊपर 10 लाख का लोन है, उसने कोई सिक्योरिटी जमा नहीं कराई है, तो क्या वो सरफासी के अंदर आएगा? और आएगा तो हम उसे कैसे रिकवर करेंगे, यदि उसके पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है?
तो उस टाइम मैं थोड़ा-सा ब्लैंक हो गया था क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दूँ। तो फिर भी मैंने जैसे-तैसे करके जवाब दिया और फिर उसके बाद में सर ने वो क्वेश्चन छोड़ा और मैम को दिया कि आप पूछिए। तो मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन लिया फिर, तो मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया। मैंने बताया कि मैं पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था वहाँ से क्वेश्चन हो। तो जैसे ही मेरा इंट्रो यहाँ पे ख़त्म हुआ तो बीच में से सर ने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया कि पंजाब नेशनल बैंक में आप क्या काम कर रहे हो? तो मैंने बोला कि मैं चेक, नेफ्ट वगैरह, आरटीजीएस और केवाईसी वगैरह सब काम कर रहा हूँ। तो सर ने पूछा कि चेक का पूरा प्रोसेस बताइए कि नेफ्ट का प्रोसेस क्या होता है? तो मैं बताने लगा पूरा प्रोसेस। बताने के बाद फिर वहाँ से मेरे पास एक क्रॉस क्वेश्चन आया कि यदि आपसे किसी चेक की एंट्री जो है वो गलत खाते में हो गई है और जो सामने वाला बंदा है वो पैसे को पूरा यूज कर चुका है, तो आप उस पैसे की रिकवरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और यदि वो हो चुका है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी गलती मानी जाएगी? तो मैंने जितना मेरे को पता था उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि चेक क्या होता है कि एक बार हमसे एंटर होने के बाद में ऑफिसर के बाद पास होने के लिए जाता है। तो मैंने बोला कि सर ऐसे कोई मिस्टेक हुई होगी तो ऑफिसर जो है करेक्ट कर देंगे, इनके पास जाता है सही होने के लिए, क्योंकि यदि कैश पे यदि ऐसी कोई गलती होती है तो हम खुद रीज़नेबल होते हैं उसके लिए। लेकिन चेक का मुझे नहीं पता था क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो मुझे आइडिया भी नहीं था। तो जब वो काफ़ी डीप जाने लगे तो मैंने बोल दिया कि सर यदि पैसा चला जाता है और वो यूज कर चुका होता है तो मैं नहीं जानता कि ये कैसे रिकवर होता है, क्योंकि मुझे इस बारे में अभी तक बता नहीं गया। तो फिर उसके बाद में मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो आईएफएससी कोड होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और वो मैंने एक ही दिन पहले पढ़ी थी तो मुझे याद थी। फिर उसके बाद में सर ने पूछा कि जो पीएनबी के करंट चेयरमैन है कौन है, वो मैंने सुबह ही पढ़ा था और वो एक ही बार पढ़ा था तो मेरे को याद नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैं याद करने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने कोई जल्दी नहीं की वहाँ पे। लगभग मेरे को 8 से 10 सेकंड लगे उनका नाम सोचने में और उन्होंने कोई मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया और मैं फाइनली 10 सेकंड बाद जवाब दे पाया था उसका। फिर उसके बाद में मुझसे क्वेश्चन हुआ कि वंदे भारत का नाम सुना है आपने? तो 1 सेकंड के लिए मैं ब्लैंक था कि वंदे भारत के बारे में ये लोग क्यों पूछेंगे? मतलब मुझे पता था कि ट्रेन है, पर मैंने कहा क्यों पूछेंगे? तो मैंने बोला कि सर वंदे भारत ट्रेन। उन्होंने बोला कि हाँ, बताइए। तो मैं जैसे उसके बारे में आगे बताने लगा कि सर ने बोला कि नहीं, 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 बस ये बताइए कि वंदे भारत क्या है और वंदे मातरम क्या है? तो मैंने बोला सर वंदे भारत ट्रेन है और वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत है। तो सर ने पूछा कि वंदे मातरम किसने लिखा है? अब वंदे मातरम के नाम से मतलब जो राष्ट्रगान है वो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और वंदे मातरम बहुत पहले पढ़ा हुआ था तो मुझे सडनली याद नहीं आ रहा था। और राष्ट्रगान का मैं रवीन्द्रनाथ टैगोर जवाब देता तो मुझे सही नहीं लग रहा था कि मैं गलत जवाब क्यों दूँ। तो मैंने सीधा बोला सर से, सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर ने बोला कि चटर्जी करके कुछ हैं। तो हम मुझे याद आ गया, फिर मैंने कहा हाँ सर बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर उसके बाद मुझसे क्वेश्चन हुआ बेड बैंक से रिलेटेड कि बेड बैंक के बारे में आप बताइए। मैंने कहा सर ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जिन्हें बेड बैंक कहते हैं। बैंक जो है जब इनका लोन एनपीए हो जाता है तो ये लोन इनको बेच देते हैं, जिसमें 85% जो है वो सिक्योरिटी के रूप में लेते हैं और 15% जो है कैश जमा कर देते हैं। तो इसके बाद ये काफ़ी डिप में मेरे से क्वेश्चन करते रहे और फाइनली ये बोल मतलब उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर दिया था बार बार पूछ के कि यदि लोन मैं जबकि पहले ही बता चुका था उन्हें कि 85 जो है वो सिक्योरिटी के रूप में होता है और 15% जो है कैश देना होता है, और ये एक डिस्काउंटेड प्राइस पे बात होती है एआरसी की बैंक के साथ में। तो वो मेरे से पूछते रहे कि ये जो बैंक का लोन है ये किसका होएगा, फिर बैंक का रहेगा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का रहेगा? तो मैं बोला, मैंने कहा सर ये उनको बेच चुके थे उनका हो जाता है, क्योंकि जबकि यहाँ पे मुझे एक क्लियर आंसर देना चाहिए था कि उन्हें वो 85% सिक्योरिटी दे चुके हैं, तो जब ये लोन रिकवर हो जाता है तो वो सिक्योरिटी वापस ले लेते और उन्हें कैश में पेमेंट कर देते। मतलब मेरा आंसर सही था, पर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ नहीं कर पाया था, पर फिर भी वो सेटिस्फाई थे। तो ये जो है मेरा ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा था। लगभग 7 टीचर थे और उन्होंने 8-9 क्वेश्चन मेरे से पूछे थे और 1 या 2 क्वेश्चन में मैं थोड़ा अटका हूँ, जैसे कि मैंने बताया। बाकी फिर जैसे उन्होंने बोला जाओ तो मैंने फिर वही एक बार इस साइड में देख के बोला थैंक यू सर, इस मिडिल में थैंक यू, और एक बार राइट साइड में थैंक यू बोल के मैं चला गया। ये मेरा पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था और ना ही मैंने कोई मॉक इंटरव्यू लिया था, और मैं पूरे इंटरव्यू में कहीं पे भी लेक नहीं किया था और ना ही नर्वस हुआ था।
क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन आता है तो मेरा मानना है कि आप जवाब दीजिए, और नहीं आता है तो सीधा बोल दीजिए, क्योंकि गलत जवाब देने से अच्छा है कि आप ना दें। तो मेरा जो दोस्त था उसका भी पैनल थर्ड ही था, और उसका जो बैकग्राउंड था आर्ट्स था, और उसके जो सब्जेक्ट थी वो पॉलिटिक्स थी। तो उससे जो अपना कैबिनेट है उसके बारे में बहुत क्वेश्चन किए गए थे। तो ये बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में किस एरिया से पूछे जाते हैं। तो मेरा मानना है कि बेसिकली 3 एरिया होते हैं जहाँ से क्वेश्चन किए जाते हैं। पहला एरिया होता है अपना जो बैंकिंग अवेयरनेस है पूरा, वो आप किसी भी टीचर को पकड़ लीजिए, चाहे आशीष गौतम सर को पकड़ लीजिए या कपिल काटपाल सर को पढ़ लीजिए, इनसे पूरा बैंकिंग अवेयरनेस पढ़िए, वो पढ़ के जाइए। नंबर 1 एरिया ये हो गया। दूसरा, आप अपने बारे में जितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अपने बारे में सब पता है, पर ऐसा नहीं होता है। तो आपका ग्रेजुएशन में कैसा रहा, ग्रेजुएशन के आपके सब्जेक्ट के बारे में कमांड होनी चाहिए आपके पास में। उसके अलावा आपका जो लोकल एरिया है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसके आसपास की जो फेमस जगह है वो कौन सी है, आपकी जो स्टेट है वहाँ पर फेमस जगह कौन सी है, नेशनल पार्क वगैरह कौन से हैं, या फिर जो वहाँ के आरआरबी जो उनके चेयरमैन कौन है, उनका एनपीए कितना है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब आपके और लोकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ के जाइए। आप फ्यूचर में जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ के जाइए। यदि वो फ्यूचर में जैसे आरआरबीज हैं ये मर्ज होके बने हैं, तो ये पहले कौन से आरआरबी थे और कौन से आरआरबी से ये मर्ज होके बने हैं, करंटली इनका स्पॉन्सर बैंक कौन है, ये सब बेसिक्स आपको कवर करनी चाहिए। तो आप जो है इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैंने इंटरव्यू ये आरआरबी पीओ मेंस में 26 मार्क्स अबाव कैसे स्कोर किया, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही थी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।